प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कौन कौन से रूप हैं। उससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे लिपि। प्यारे बच्चों, मुख से उच्चरित ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अर्थात जो हम मुख से बोल रहे हैं, जो हम मुख से ध्वनियां बोल रहे हैं, जो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, इसको हम जब लिखते हैं तो इन मुख से बोले जाने वाली ध्वनियों को, आवाजों को एक निश्चित चिन्ह दे दिया गया है। निश्चित चिन्ह दे दिया गया है, निर्धारित चिन्ह दे दिया गया है और उस चिन्ह को ही हम कहते हैं लिपि। बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं, हमारे भारत की प्राचीन गुफाओं में, कंदराओं में चित्रों के द्वारा दृश्य को समझाया गया। बहुत सारे जानवरों के, जीव जंतुओं के, त्योहारों के, पर्वों के, शिकार के दृश्य वहां पर चित्रों के द्वारा दिखाए गए हैं। तो वो हमारी प्राचीन लिपि है, चित्रलिपि, जिसके दस्तावेज, जिसके सबूत हमें प्राचीन गुफाओं में, कंदराओं में मिलते हैं। उसके बाद हम अपनी आज की कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि देख लेते हैं। कौन कौन सी है? हिंदी भाषा और संस्कृत, इनकी लिपि है देवनागरी। जैसा कि आपको पता ही है कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा विकसित हुई है, तो इसलिए इन दोनों भी भाषाओं की लिपि है हमारी देवनागरी। उसके बाद उर्दू और कश्मीरी, इन दोनों भाषाओं की लिपि है नस्तालिक। अंग्रेजी भाषा, जिसका आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, उसकी लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। लिपि समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है, इस पर विचार करते हैं। बोली भाषा का वह रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उसका प्रभाव सीमित क्षेत्र तक ही होता है। जैसे आप बोलते हैं बहुत सारी बोलियां, भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, ब्रज है, उनका एक निश्चित क्षेत्र है, ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में वो नहीं बोली जाती है। दूसरा, बोली में निश्चित व्याकरण नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसका व्याकरणिक प्रयोग बदलता रहता है। और तीसरा, उसका साहित्यिक रूप का अभाव होता है। साहित्य रचना बोली में नहीं की जाती है, या की जाती है तो बहुत संक्षिप्त स्तर पर ही की जाती है। उसके बाद है भाषा। भाषा एक लिखित रूप है और उसमें बहुत ज्यादा साहित्य रचना की जाती है, विपुल साहित्य होता है भाषा में, और उसके प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत विस्तृत क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है। उसका प्रभाव होता है लिखने में, पढ़ने में, कार्यालय के कार्यों में उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और निश्चित एक व्याकरण होता है, भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है और उसी व्याकरणिक नियमों के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। भाषा का एक निश्चित मानक रूप होता है। मानक के बारे में मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगी। भाषा का मानक रूप होता है और भाषा कार्यालय में, पठन पाठन में, हर क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। जैसे भाषा हम बोलते हैं, भाषा का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, तो सारे ही काम उसी भाषा में किए जाते हैं। उसके बाद है उपभाषा, जिस बोली में साहित्य रचना होती है। पहले हमने पढ़ा था कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, उसका निश्चित व्याकरण नहीं होता है, लेकिन जिस बोली में, जो बोली इतनी ज्यादा विस्तृत हो जाती है, उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है और उसका एक व्याकरण भी होता है, तो वो बोली उपभाषा बन जाती है। बोली ना रहकर वो क्या बन जाती है? उपभाषा। संक्षिप्त रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले बोली, फिर धीरे धीरे उसमें नवीनीकरण होता रहता है, नई नई चीजें जुड़ती रहती है, उसका क्षेत्र थोड़ा थोड़ा विस्तृत होने लगता है, उसमें साहित्यिक रचना होने लग जाती है, तो वो बन जाती है उपभाषा। और उपभाषा के बाद बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में आकर कार्यालय की भाषा बनकर और वो पठन पाठन के रूप में भी प्रयुक्त होने लग जाती है, तो वो बन जाती है भाषा। ठीक है, अब हम इस बात को हिंदी भाषा के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो, और उस भाषा के अंतर्गत बहुत सारी उपभाषाएं भी हैं, और उन उपभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हैं। जैसे हम देखते हैं, हमारी भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज भाषा है, अवधी है, ये बहुत सारी हमारी भाषाएं, उपभाषाएं भी हैं और बोलियां भी हैं, और यही जाकर विस्तृत रूप में आकर सारी हिंदी भाषा के अंदर ही समाहित हो जाती हैं।
हम देखते हैं कि अवधी भाषा में भी विपुल साहित्य रचना की गई और ब्रज भाषा में भी विपुल साहित्य रचना की गई, बल्कि ब्रज के तो पीछे भी भाषा शब्द का ही प्रयोग होता है, लिखा हुआ है भाषा। लेकिन इन सबके होते हुए भी खड़ी बोली, जो जिसके पीछे लिखा ही बोली है, खड़ी बोली को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था और उसमें बहुत सारा साहित्य रचा गया, इसलिए खड़ी बोली को भाषा के रूप में, हिंदी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा का सारा काम आपको समझ में आ गया होगा। बोली क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।